उम्मीद थी 8वें वेतन आयोग की कि सरकार कोई ऐलान कर सकती है। अब इसमें आगे क्या कुछ होना है, क्या टाइमलाइन रह सकती है, फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं, कब से लागू होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, पेंशनर्स को क्या उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी होंगी, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मनजीत सिंह पटेल जी मौजूद हैं, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये पहला सवाल तो ये होगा कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू हो रहा है, एक ये सबसे बड़ा सवाल और पूछा भी जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कोई बड़ा अपडेट सामने आया है? क्या सरकार की कुछ तैयारी इस पर दिख रही है आपको? सौरभ जी देखिए, 8वें पे कमीशन के लागू होने की जहां तक बात है, ये डे वन से क्लियर है कि 1 जनवरी 2026 से ही उसको लागू होना है। भले ही उसकी रिपोर्ट 27 में आए या 26 के लास्ट में आए, या उसको उनकी जो रिपोर्ट की जो उसमें जो भी संस्तुतियां दी गई हैं, सजेशंस दिए गए हैं, उनको जी। भारत सरकार 27 में स्वीकार करे, मिड में करे या 26 के लास्ट में करे, लेकिन लागू उसको 1 जनवरी 2026 से होना है। जी। रही बात जो सरकार की तैयारी तो ऐसा है ना कि कछुए की चाल से चल रही है सरकार की। 15 जनवरी को अनाउंसमेंट किया था 2025 को, जी। 15 जनवरी 2026 निकल चुका है, हम 15 जनवरी 2000 मतलब 15 फरवरी 2026 भी गया। जी। जी। तो अभी तक अभी एक भारत सरकार का भी एक लेटर आपको देखने को मिला होगा कि ऑफिस के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति की थी उन्होंने। जी। अभी कल परसों में एक लेटर फिर से आया है, अब एक दूसरे डायरेक्टर का नाम आया है। तो हो सकता है ऑफिस, अभी मुझे लगता है कि ऐसा अभी ऑफिस सेटअप चल रहा है, ऑफिस में काम करने वाले लोग शायद सरकार को नहीं मिल पाए हैं। तो प्रोसेस मैं कहूँगा बहुत डिले है, बहुत लेट है, बहुत सुस्त है। जिस तरह से भारत सरकार दावा करती रही है कि इजी गवर्नेंस, स्विफ्ट गवर्नेंस, और उस तरीके से नहीं दिख रहा है। जी। 12-13 महीने हम लेट है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, ताकि बहुत ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि 13 महीनों का, 14 महीनों का लेट होने का मतलब ये है कि कर्मचारियों को कई लाख रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। एक बात कह रहे थे कि ये हम पहले ही लेट हो चुके हैं काफी, सरकार ने बहुत जी। देर कर दी इसकी घोषणा करने में। अब जो पहले लेट थे, अब अनाउंस भी हो गया, लेकिन अभी भी वो आप कह रहे हैं कि तेजी पकड़ते हुए नहीं दिख रहा है, काम बहुत स्लो चल रहा है। जैसे नियुक्ति की बात हो, ऑफिस सेटअप की बात हो, क्या लग रहा है मतलब रफ्तार जो एकदम ही कछुए की रफ्तार से चल रही जो आप कह रहे हैं? भाई, अभी उन्होंने अभी 5-7 दिन पहले 8 CPC की वेबसाइट लॉन्च की है, जी। और वेबसाइट में 18 क्वेश्चंस डाले हैं और लोगों से सुझाव मांगे हैं। क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जिनका कर्मचारियों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पे कमीशन के लिए फिलोसफी क्या होनी चाहिए। अब जी। पे कमीशन की फिलोसफी तो हजार लोग हजार फिलोसफी बताएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूछना ही है तो सीधे सीधे ऑनलाइन ही कर देते, कि लोग अपना एसोसिएशन से अलग कॉलम दे देते, उनका लिंक अलग कर देते, पब्लिक का अलग लिंक कर देते, और लोग जी। वहां आप उनसे सीधे पूछ लेते कि फैमिली यूनिट्स कितनी ली जानी चाहिए, 3 कंसिडर होनी चाहिए कि 5 कंसिडर होनी चाहिए। आप रिलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो सवाल है उनको देख करके बड़ी नाउम्मीदी और बड़ी निराशा दिख रही है। तो उसकी डेट दे रखी 16 मार्च, लास्ट डेट पब्लिक से जो उन्होंने मतलब जो है सजेशंस लेने की। जी। तो इसका मतलब ये है कि 16 मार्च तक आयोग अपनी बैठकें करेगा ही नहीं, पहले इसको सबमिट करे, लोग करेंगे, उनको जी। देखेगा या नहीं देखेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, ये तो सरकार बता पाएगी कि कितना देखते हैं कितना नहीं देखते। लेकिन तरीके से काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। अब तक बैठकें डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी कि पे कमीशन ने किसी एसोसिएशन को, किसी यूनियन को या जेसीएम को, किसी को भी इनवाइट जी। किया है इस मसले पर बातचीत करने के लिए, ये होना चाहिए था अब तक। तो इस लिहाज से सरकार बहुत स्लो चल रही है, और मैं बार बार कहता हूं कि सरकार इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ अगर ले जाएगी, जी। और अगर अगर फिटमेंट फैक्टर ठीक नहीं दिया, तो ये जो सोच करके ले जा रहे हैं कि इसका बेनिफिट, तो उसे नुकसान हो सकता है। पब्लिक जितना नाराज होगी जी। उतना नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा सरकार का। तो क्या सर ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है? और जो सवाल आप कह रहे हैं, क्या सवाल ऐसे होने चाहिए थे, मतलब जो पूछा जाना चाहिए था कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, क्या रखना चाहिए, सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, कुछ इस तरह के पेंशन जो हैं उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ इस तरह के सवाल होने चाहिए, जो कि सवाल वैसे नहीं है, कोई जी। मतलब नहीं है सवालों का। और जी, मैंने इसको पिछले ट्वीट में भी कहा था कि सबसे पहले आयोग ये क्वेश्चन पूछता कि आयोग की रिपोर्ट आपको क्या लगता है कितने दिन में देनी चाहिए। जी। पहले आयोग अपने ऊपर बात करता, फिर ये पूछता कि अब तक फैमिली यूनिट्स
तीन कंसिडर की जा रही थी कि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए यूनिट्स, उसके ऊपर बात करें। जी तीसरा सवाल ये होना चाहिए था कि भारत में भी अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 साल को पार कर चुकी है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ डेली वेजेस, संविदा पे काम करने वाले कंट्रेक्चुअल स्टाफ कई कई साल के बाद जो है 10 10 15 15 साल के बाद उनको रेगुलर किया गया है, और वो लोग जो रेगुलर हुए उन्हें मुश्किल से 10 से 15 साल रेगुलर सर्विस में मिला, और ऐसे में आपने एनपीएस लागू कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होना चाहिए कि क्या भारत में रिटायरमेंट की एज को बढ़ाना चाहिए, 60 से बढ़ा के 65 साल या 65 साल से बढ़ा करके 70 साल किए जाने की जरूरत है। इस तरह के लाजिमी जो सवाल है वो होने चाहिए। आप पूछ रहे हो फिलोसफी क्या होनी चाहिए, गाइडेंस क्या होना चाहिए। हाँ मतलब दुनिया भर के वो जो जिनका कर्मचारियों से क्या ही वास्ता है वो सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना उन सवालों का कोई मतलब है और ना उनके जवाबों का कोई मतलब है। मैं मतलब आपके माध्यम से भी भारत सरकार से और 8 CPC से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है सवाल वो पूछिए जो पब्लिक के मतलब के हैं, कर्मचारियों के मतलब के हैं। उनसे ये पूछिए कि पहला वेज जो पहला लेवल है, जी। लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक है, पहले लेवल की मिनिमम सैलरी आज की डेट में क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी जरूरत है, उनसे पूछो, प्रॉब्लम्स पूछो उनकी। आप पूछ रहे हो जैसे कि एमबीए का कोई क्वेश्चन पेपर बना दिया है कि इससे एमबीए का मतलब जो है सिलेबस पूछ रहे हो आप, तो वो इर्रिलेवेंट है। तो ऐसे ही समझता हूँ कि उनका कोई मतलब नहीं है सौरभ जी। मंजी सर, सवालों का कोई मतलब नहीं आप कह ही रहे हैं। क्या बजट में कुछ उम्मीदें थी आठवें वेतन आयोग को लेकर कि सरकार कुछ ऐलान करेगी, कुछ घोषणा कर सकती है? क्या वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, कोई झटका लगा? नहीं, बजट में तो देखिए पहले से कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता है जब तक कमीशन की रिपोर्ट सबमिट ना हो जाए। पहले कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, कमीशन बताएगा कि इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार को उनके कर्मचारियों के एरियर्स देने में, तो उस हिसाब से फिर बजट में व्यवस्था की जाती है। जी लेकिन जब पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया गया था सौरभ जी, जी उस समय ये कहा गया था तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार पर पे कमीशन का लोड आ सकता है या उसके खर्चे सरकार पर वाहित हो सकते हैं। जी तो 1 फरवरी 2026 के बजट में उस पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने यह कहा कि कमीशन के लिए उसने तकरीबन तकरीबन 24 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया कि कमीशन अब काम करेगा। तो 2 करोड़ रुपए मतलब 18 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके पास 1 करोड़ से ऊपर हर हर महीने का एवरेज है उसके पास। तो वो उसके नाम अलॉट किए हैं कि भाई कमीशन का ऑफिस सेटअप होगा। मैं ये कहूंगा कि फिर भी चलो ठीक है, बहुत बुरा तो नहीं, लेकिन जब आपने 2 लाख करोड़ का खर्चा पहले बता दिया तो इस बजट में उसका आवंटन भी कर देते लगे जी हाथ, तो लोगों को भरोसा हो जाता कि आप पे कमीशन के मुद्दे पर आपकी जो इच्छा है वो सकारात्मक है, मंशा आपकी सकारात्मक है। वो नहीं दिखी तो उससे कर्मचारियों को निराशा हुई। अब अगला बजट आएगा 1 फरवरी 2027 को, जी तो इसका मतलब ये है कि कमीशन अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी 2027 से 2 3 महीना पहले कम से कम दे दे। तो 2 3 महीना पहले देने का मतलब है कि दिसंबर से पहले पहले, यानी नवंबर से भी बल्कि पहले पहले। हम कह रहे हैं कि नवंबर से, अगर मंशा साफ है तो नवंबर 2026 से पहले पहले सरकार को या कमीशन को अपनी रिपोर्ट हैंडओवर करनी पड़ेगी, सबमिट करनी करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, फरवरी में काम शुरू नहीं हो पाया तो आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने बचते हैं। 8 महीने अगर टेक्निकली देखा जाए जी कि आयोग के पास टेक्निकली 8 महीने हैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए, ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अपने बजट में उस पैसे की एरियर की व्यवस्था कर सके। जी अगर नहीं कर पाती है फरवरी से पहले पहले, अगर सरकार कमीशन रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाती है, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि फरवरी के बजट में भी कर्मचारियों के लिए एरियर का प्रबंध नहीं होगा, और जी फिर वो क्या फरवरी 27 की बजाय फरवरी 28 जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सौरभ जी जी। और मैं इस सवाल को बार बार उठाता हूं कि पे कमीशन को भी समझना चाहिए, अगर फरवरी 28 में आप जाओगे तो लागू होते होते 28 का मिड हो जाएगा। जी तो जी क्या आप लोकसभा का चुनाव तो नहीं देख रहे हैं? जी ये मुझे ये कर्मचारियों के मन में शंका है, बहुत भयंकर शंका है कि सरकार इसको 2029 तक खींचने के मूड में है क्या? अगर जी नहीं है तो सरकार को एकदम साफ करना पड़ेगा।
तस्वीर एकदम क्लियर करनी पड़ेगी कि वो 200 दिन में पे कमीशन को हिदायत दे, पे कमीशन को मतलब जो है सजेशन दे या डायरेक्शन दे कि 200 दिनों में उसकी रिपोर्ट को सबमिट करे, तब जाकर के लोगों के साथ जस्टिस हो पाएगा। सर आपने एक बात की कि ये लागू जो है 1 जनवरी 2026 से ही होगा, चाहे डिले जितना भी हो जाए। ये कह सकते हैं जितना डिले होगा उतना फायदा मिलेगा कर्मचारियों को एरियर के नहीं रूप में। नहीं नहीं नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, ये देखने का लोगों का नजरिया गलत है। जितना डिले होगा कर्मचारी को उतना नुकसान होगा। मैं बताता हूं कैसे। जी जितना डिले होगा, बेसिक सैलरी और डीए का जो डिफरेंस होगा, जी बेसिक प्लस डीए को जो मिला करके जो बनेगी, उसका डिफरेंस तो एरियर में मिल जाएगा। जी जी लेकिन टीए का एरियर, एचआरए का एरियर और बाकी भत्तों का एरियर सरकार नहीं देती है। सरकार जिस दिन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करती है, उस दिन से बढ़े हुए भत्ते देना शुरू करती है। तो भत्तों का तो नुकसान हो गया, मेन नुकसान तो भत्तों का ही होना है। पे जी जी कमीशन में पिछली बार भी 14-15% दिया था। तो एचआरए का नुकसान, जो कि एक बड़ा नुकसान है, मैं बोलता हूँ, पहले से भी बोलता आया हूँ कि 2 साल अगर लेट होता है तो एक 4800 ग्रेड पे के कर्मचारी को तकरीबन 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 3 लाख के आसपास का नुकसान है। तो जी उस नुकसान से हम बच सकते हैं अगर जल्द से जल्द सरकार इसको लागू करे। जी। ये आपने एक इम्पोर्टेंट बात है कि जितना डिले होगा कर्मचारी को उतना ही ज्यादा फिर नुकसान होगा। मंजी सर, हमने फिटमेंट फैक्टर पे पहले भी बात की थी, बहुत सारी इस पे बातें चल रही थी, इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, फिर ये जो डिमांड थी कितनी होनी चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर पे कुछ क्लियरिटी आई है? सरकार का कुछ इस पर रुख देख के लग रहा है आपको कि कितना हो सकता है, कितना सरकार रख सकती है? नहीं सौरभ जी, देखिए, फिटमेंट फैक्टर की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मिनिमम इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, उसकी जी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी जो हमारी जो मेन डिमांड है, वही फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा कैसे, आएगा कहाँ से? एक तो जी डियरनेस अलाउंस को उसमें मर्ज करेंगे, उससे आएगा। जी दूसरा है कि आपको ग्रोथ क्या मिलती है, उससे आएगा। और जी तीसरा ये है कि आपकी सैलरी में किन किन नई चीजों को इनकारपोरेट किया जाए ताकि आपके वेजेस बढ़ जाए। तो जी वो जो मैं सबसे बड़ा कारण देख रहा हूं अभी तक का, वो बार बार मैं उसको कहता हूं कि सबसे बड़ा कारण है कि फैमिली यूनिट्स को बढ़ाना। क्योंकि भारत में बुजुर्गों की संख्या आज की डेट में, आज 20 साल के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हर घर में एक दो बुजुर्ग हैं, और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो भाई जो बच्चा नौकरी कर रहा है, तो उसके बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। जी अभी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, इनको कंसीडर किया गया है। फैमिली का मतलब कि मदर फादर भी हैं। तो 5 लोगों को, मतलब मदर फादर हस्बैंड वाइफ और किड्स, इन 5 लोगों को कंसिडर किया जाए। अगर ऐसा सरकार करती तो 66% तो वैसे ही ग्रोथ मिल जाएगी, और बाकी जो सरकार देगी तो एक ठीक ठाक हैंडसम मतलब फिटमेंट फैक्टर हमें मिल सकता है। ये बात जी मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर एटलीस्ट अगर 1 जनवरी 2026 को ही देखें जी तो वो करीब करीब 2.25 से ऊपर जाना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता। जी लेकिन सरकारों के ऊपर है, पे कमीशन के ऊपर है कि वो कैसे सोचता है। क्या पता उसको लगे कि इनको कर्मचारियों को सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है अनुदेशक थे, वो बेचारे 2017-18 से उनको 7,000 रुपए मिल रहे थे, मतलब जी मिनिमम वेजेस से भी काफी कम। अब उन्होंने उनको 17,000 रुपए मिनिमम करार दिया है कि पीछे से उनको एरियर दिया जाए। तो माननीय जो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे भी अनुरोध हमारा रहेगा कि कर्मचारियों के लिए पे कमीशन के भविष्य में बहुत ज्यादा मायने नहीं बच रहे हैं, अभी मायने खत्म हो गए हैं। तो इस बार दिल खोल करके कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का समाधान करें, फैमिली यूनिट पर बहुत ज्यादा फोकस करें, पेंशन पर बहुत ज्यादा फोकस करें, तब जाकर के कहेगा। सर, आप जो कह रहे थे कि लागू तो 1 जनवरी 2026 होगा, लेकिन जितना डिले होगा उतना कर्मचारियों को नुकसान है, भत्ते के रूप में एक बड़ा नुकसान है ही। क्या जी जितना डिले होगा ये फिटमेंट फैक्टर भी अच्छा मिलना उतना कमजोर होता जाएगा? नहीं सौरभ जी, देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो सरकार ये कहती है कि 31 दिसंबर 2025 को जो सैलरी थी, आखिरी सैलरी, जी उस पर फिटमेंट फैक्टर मिलता है। ठीक है। जी जी अगर सपोज दैट किसी की 1 लाख रुपए, मतलब दिसंबर 2025 में 1 लाख रुपए सैलरी थी, और उस समय डीए था हमारा 60%, तो इसका मतलब 1.6
जो फिटमेंट फैक्टर, सॉरी, मतलब जो है 160% तो वो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब 1.6 का जो फिटमेंट फैक्टर है वहां पर ऑलरेडी है। अगले ही दिन एक इंक्रीमेंट है, अगले ही दिन एक डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, 1 जनवरी को बढ़ जाता है। तो जी अगर हम उसको भी कंसिडर कर लें तो 3% का डीए आप कंसिडर कर लीजिए, 3.5-4% का इंक्रीमेंट कंसिडर कर लीजिए, यानी 4-3-7% के आसपास लगभग लगभग उसको जोड़ दीजिए, तो 60 और 7 67 हो जाता है, यानी 1.67 तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। ये तो तब हुआ जब नो प्रॉफिट नो लॉस है, 1 डे, अगले दिन। जी ग्रोथ फैक्टर अगर 25% भी सरकार देती है तो 67 में आप 25% जोड़ लीजिए, 7-5-12 हो गया, और 6-2-8-1-9, यानी 1.92 का फिटमेंट फैक्टर तो केवल केवल और केवल ग्रोथ फैक्टर से आता है। जी हम डिमांड कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट्स को भी बढ़ा दिया जाए, 66% हम वहां पर मांग रहे हैं। तो जब जी आप इसको भी बढ़ा दोगे तो वो 2.64 को पार कर जाएगा, हम ये डिमांड कर रहे हैं। बल्कि जी वो 2.884 को भी पार कर जाएगा। जी तो हम इस तरीके से डिमांड हमारी है कि इसको अगर सरकार देखेगी, पे कमीशन ध्यान से देखेगा, तो फिर अगली बार उसको पे कमीशन के में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जी। सर आपकी बात हुई कि जो कर्मचारी हैं उनको क्या उम्मीद लग रही है, वो क्या चाह रहे हैं कि कितना इन हैंड सैलरी बढ़ जानी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर को लेके उनका क्या आइडिया है, वो क्या सोच रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, और क्या उनको कुछ उम्मीद है कि वो पूरी होती दिखेगी इस बार? नहीं, कर्मचारी देखिए, कर्मचारी तो पहले ही बहुत आहत है सौरभ जी, क्योंकि 12-14 महीने डिले हो गया, अभी काम शुरू नहीं हो पाया। तो 12-14 महीने अनाउंसमेंट और काम शुरू होने के बीच में हो गया है, तो इस चीज को लेकर के मायूसी है। अब जी लोग लोग उम्मीद कर रहे हैं, और ये भी मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, ठोक करके डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं, 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति हैं, और हम हमें भरोसा भी है इस मामले में भी उन्होंने पे कमीशन का गठन किया है जब, तो कुछ जी बेहतर करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लोग 2.82 भी कह रहे हैं, लोग जी 2.86 भी कह रहे हैं। अभी एक FNPO एक ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फेडरेशन है पोस्टल डिपार्टमेंट्स का, तो उसने एक रखा भी है, प्रस्ताव भी रखा है सरकार के पास। लेकिन जब तक बैठक नहीं होती, बातचीत नहीं होती आमने सामने, तब तक ये सब सारी बातें पब्लिक को खुश करने वाली बातें हैं। जी टेक्निकली जब आप जाओगे बोलने को, मैं अगर यहाँ से कह दूं कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर 2.92 का होना चाहिए, तो पब्लिक एकदम खुश हो जाएगी, उसको बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन डिमांड के पीछे लॉजिक, रीजनिंग, ये मतलब वैलिड रीजंस होने चाहिए ना। कैसे जी आएगा वो फिटमेंट फैक्टर, वो भी बताना पड़ेगा। तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अभी जो मैं कहूंगा कि एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर प्लस फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ा करके 5 किया जाना, ये सबसे प्रभावी डिमांड है, और सरकार को इस पर काम करना ही होगा। जी। मैं सर एआई पर भी एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो जो है काफी से जॉब्स जा रही हैं, जो बातें भी चल रही हैं कि आने वाले वक्त में काफी जॉब जाएंगी, एआई जिस तरह से एक्टिव हो रहा है। अगर सरकारी जॉब की बात करें तो एआई कुछ जी इम्पैक्ट डालता हुआ दिख रहा है, और क्या जिस तरह एआई बढ़ रहा है, ये जो हम बात करें 8वें वेतन आयोग में सैलरी की, क्या इस पर भी एआई का कुछ असर दिखेगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि एआई क्या है, एआई एक ट्यूटर है, एक आपका गाइड है। वो कैंडिडेट नहीं है कि ठीक है, एआई की सपोर्ट से भी अगर डॉक्टर को सर्जरी भी करनी होगी तो एआई की सपोर्ट लेगा, एआई की कैलकुलेशन बहुत शार्प होगी और जी बहुत करेक्ट होंगी। लेकिन आदमी की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जहां पर डेटा से संबंधित बहुत ज्यादा काम है, डेटा एनालिसिस का काम है, डेटा सिंथेसिस का बहुत ज्यादा काम है, वहां पर सौरभ जी डेफिनेटली एआई का प्रभाव रहेगा। क्योंकि जी आदमी जो कैलकुलेशन करेगा, एक टाइम ज्यादा लगेगा, वो ह्यूमन बीइंग तो टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन एआई की कैलकुलेशन होगी, डेटा एनालिसिस होगा, बहुत शार्प होगा, बहुत हद तक करेक्ट होगा, गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। तो ऐसे जो सेक्टर हैं उनमें डेफिनेटली एआई की वजह से मतलब मैन पावर में कमी तो आएगी आदमी को। हालांकि एआई को भी तो आदमी चाहिए, जी एआई को सपोर्ट करने वाला, एआई को कंट्रोल करने वाला आदमी की जरूरत हमेशा बची रहेगी। लेकिन तमाम सेक्टर ऐसे आएंगे सौरभ जी जिनमें छटनी होगी, बैड इफेक्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एआई अभी अपने खुद, पहले अगर देखा जाए एआई जनरेशन 1 में है, जी जी जब एआई जनरेशन 2, 3, 4, 5 में जाएगा तो आप सोचिए कि इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आना है।
और हमारी जनरेशन में भी देखिए काबिलियत बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, और उसी हिसाब से लोगों के अंदर काबिलियत बढ़ेगी, लोगों के अंदर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों के अंदर तमाम स्किल डेवलप होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी को खुद को रिप्लेस नहीं होने देना है तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन प्रभाव आप रोक नहीं सकते, बदलते दौर में बदलती चीजों का प्रभाव हमेशा आदमी पे पड़ा है, तो एआई का भी पड़ेगा। एआई का पड़ेगा जॉब पे, आप बता रहे हैं, लेकिन क्या एड पे कमीशन जो लागू होना है, जो सैलरी बढ़नी है, इस पर कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है एआई का? एआई के चलते कुछ भाई कम सैलरी एआई बढ़े? तो भाई कैलकुलेशन का काम आप कैलकुलेटर से करो, कंप्यूटर से करो, या किसी एआई एप्लीकेशन से करो, तो जाहिर सी बात है एआई आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ज्यादा सटीक है, उसके पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा सिंथेसाइजेशन हुआ है, ज्यादा एनालिसिस हुआ है। तो जाहिर सी बात है एआई का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। अब अभी अभी सरकार, अभी पे कमीशन ने 18 क्वेश्चंस मांगे, जी लोगों से 18 क्वेश्चंस पर राय लिया। अब उन 18 क्वेश्चन पर लाखों लोगों ने राय दी होगी, तो जी अब उसको बैठ करके 10 आदमी तो 10 दिन में नहीं कर सकते, जी जी लेकिन एआई कर सकता है उसको। एआई को एक बेहतर प्रॉम्प्ट देंगे, एआई ऐसा बनाया होगा, अगर नहीं बनाया है तो बनाने का प्लानिंग होगा, तो जी एआई उसे चंद मिनट में या चंद समय में कर सकता है। तो एआई के उपयोग को आप नकार नहीं सकते, और जरूरत है हमारे समाज की, हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है एआई। हम इवोल्यूशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एआई को आप नकार नहीं सकते, और 8 CPC में भी एआई का इस्तेमाल 200% होगा। जी। और सर, पेंशनर्स की अगर बात करें तो उनको क्या उम्मीदें लग रही है एड पे से, और क्या लग रहा है वो उम्मीदें पूरी होती लग रही हैं जो जिस तरह जो सरकार का रुख है? क्योंकि आपके तो बड़ा ढीला ढाला रवैया चल रहा है, बहुत कछुए जैसी स्पीड है। सौरभ जी, ये बड़ा मतलब जो है बड़ा संवेदनशील सवाल है। मेरे पास गुजरात से पेंशनर्स के फोन आते हैं, असम से आते हैं, बहुत सारे लोगों के जी आते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फोन आते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के रिटायरी लोगों के फोन आते हैं, और एमईएस के लोगों के फोन, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है वहां से फोन आते हैं। तो उनको बड़ा भरोसा है कि मोदी सरकार कुछ बेहतर करेगी। जी मोदी सरकार के समय में पे कमीशन उन्हें मिल रहा है। हालांकि पहले भी मोदी सरकार ही आई थी, जब 2016 जी में जब पे कमीशन आया था, लेकिन उस बार लोगों को बहुत निराशा मिली थी। तो इस बार लोगों को उम्मीद है कि पिछली बार उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन इस जी बार मोदी जी कुछ बेहतर करेंगे। हमें भी भरोसा है कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन बैठक हो जाए एक बार, एक बार आयोग के मेंबर्स के साथ, आयोग के चेयरमैन के साथ आमने सामने जब आदमी बैठ लेता है, जी जब उनका रुख देखते हैं, तो एक बेहतर आइडिया हो जाता है कि इनकी सोच कर्मचारियों को लेकर के कैसी है, पेंशनर्स को लेकर के कैसी है। तो जी वो माइंडसेट हमें पता चलेगा। तो वो जब तक बैठक नहीं होती तब तक कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि आमतौर पर पुरुषों पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो होती हैं वो मतलब कहते हैं कि ज्यादा संवेदनशील होती है, ज्यादा उदार होती है। तो कर्मचारियों को ये ऐसा मौका मिला है कि एक जो चेयरमैन है इस बार हमारी 8 CPC की, माननीय रंजना जायसवाल जी, तो बड़ा बड़ा भरोसा है हम लोगों को कि बेहतर कुछ करेंगी वो, एक नजीर स्थापित करेंगी। जी। जो न्यूनतम सैलरी की बात है, इसमें क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इस बार? मैं कहता आया हूँ पहले से ही कि जो 18 हजार है उसको 50 हजार के आसपास, मतलब 50+ जाना चाहिए। जी 50 से नीचे का कोई मतलब नहीं है। जी तो उस पर मैं हूँ कि अभी भी 50+ डियरनेस अलाउंस प्लस एचआरए प्लस टीए, इन सब चीजों का, और भी जो भी भत्ते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग भत्ते हैं, अलग अलग नौकरियों के, तो उसके जी। हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 50 से नीचे तो नहीं टिकेगा, ऊपर ही जाएगा। पर बहुत सारी बात की, एक लास्ट वाली जानना चाहेंगे, ओल्ड पेंशन का जो मामला है, आप तो इस पर लगातार जी। मांग उठा रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि सरकार से कुछ इस पर बात हुई, कुछ क्लियरिटी इस पर मिली है? और अगर नहीं तो फिर आगे की आपकी क्या तैयारी है, और अभी क्या क्या कुछ चल रहा है? जी सौरभ जी, अभी जब संसद का सत्र चल रहा था 4-5 दिन पहले तक, तो तब भी एक दो बार क्वेश्चन लगे थे, और जी माननीय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी साहब ने इस पर जवाब भी दिए। सरकार ने फिर यही बात दोहराई कि देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन रिगार्डिंग ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन। मैं भी बार बार लोगों को बोलता हूं कि देखो, आपको ओपीएस चाहिए, ओपीएस का मतलब आपका पैसा वापस मिल जाए और 50% की गारंटी मिल जाए, और वो आपको एक निश्चित सर्विस की लंबाई पर ही मिलेगा। अभी 25 साल है,
सरकार उसको 25 साल से कम करे। हमारा हमारा जो डिमांड है वो 20 साल का है। और जी जिनका 20 साल नहीं हो रहा है, जो 40 साल में आए हैं, कम से कम उन लोगों को 5 साल, 6 साल या 10 साल, जितना भी एक्सटेंशन नौकरी में देना पड़े उतना नौकरी में एक्सटेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट में एक्सटेंशन दिया जाए जी ऐसे जी लोगों को, ताकि उनको 50% जो पेंशन है वो मिल सके, और कर्मचारी का अंशदान वापस मिल जाए उनको। वो जी। व्यवस्था होनी चाहिए। जब डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में है वही चीज, तो 20 और 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले व्यक्ति को वो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये लॉजिकल क्वेश्चन है। वो सरकार अगर अमेंड कर दे तो एनपीएस और यूपीएस अपने आप ओपीएस बन जाएंगी। जी। सर ने तो बहुत सारे सवालों की बात की, कोई सवाल आपको लग रहा हो जो इम्पोर्टेंट हो, रह गया हो, जिस पर आप कुछ बताना चाहें? एक बात हम कहेंगे कि हमारा जो हम लोग अभी कैंपेन चला रहे हैं पूरे भारत से, हम जी हर रोज अलग अलग जिलों से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपने ज्ञापन भिजवा रहे हैं। और पूरे देश के कर्मचारियों से भी हम यही अपील करते हैं कि इसमें सहयोग करें, और एक ज्ञापन अपने जिलाधिकारी को दें और जी प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए। और उसमें हमने 5 डिमांड लिखी है सौरभ जी, वो बहुत जी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप कहें तो मैं वो बता दूं कि वो जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जी हमने हमने उसमें डिमांड की है कि पहला जो पे कमीशन है उसको 200 दिन में रिपोर्ट सबमिट करें। हमने ये कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, बेसिक स्ट्रक्चर जो सैलरी का है वो सबका एक जैसा सरकार सुनिश्चित करे। जी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज पर लागू हो, उसके लिए बीच में ये इंडोर्समेंट और ये तमाम तरीके का जो प्रोसीजरल डिले है ये ना हो। और जिन कर्मचारियों को, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, जिनमें टीचर्स को 10-10 साल, 15-15 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया, उनको जब से उन्होंने ज्वाइन किया था वहां से उनकी नौकरी माने और उसी के आधार पर पेंशन और वेतन भत्ते सभी के लाभ उनको दें। इस तरह की हमारी डिमांड है। तो हमें भरोसा है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बेहतर कदम उठाएंगे और देश के पेंशनर्स और कर्मचारियों को जरूर न्याय मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा। जी। तो मंजीत सर के साथ हमने बहुत सारे सवालों पर बात की, चाहे वो 8वां वेतन आयोग कब से लागू होने की बात हो, चाहे एआई की जो जिस तरह से बात चल रही है, डर का माहौल उस पर बात हो, फिटमेंट फैक्टर पे बात हो, पेंशनर्स की उम्मीदों पर बात हो। आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी मंजीत सर के साथ, कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो 8वें वेतन आयोग को लेकर और मंजीत सर से भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। हम दूसरे एपिसोड में मंजीत सर के साथ उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत सारे सवालों पर हमने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।